बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नई शुरुआत के तौर पर 3 वनडे मैचों की सीरीज़ आज से ढाका में शुरू हो रही है। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियाँ करते हुए 6 नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए, जिनमें ज़्यादातर टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं। इस सूरत हाल में मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों पर बैटिंग लाइनअप को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। दूसरी जानिब बांग्लादेश तकरीबन 3 माह बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी कर रहा है। मेज़बान टीम ने मिडल ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए लुटन दास और आफिफ हुसैन को दोबारा टीम में शामिल किया है, जबकि ओपनर सैफ हसन और सोमिया सरकार से जारहाना आगाज़ की तवक्को की जा रही है। बॉलिंग में बांग्लादेश की ताकत तास्किन अहमद और मुस्तफ़िज़ुर रहमान जैसे फास्ट बॉलर हैं, जबकि पाकिस्तान को कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से नई गेंद के साथ उम्दा कारकर्दगी की उम्मीद है। शाहीन इस सीरीज़ में बतौर कप्तान मुसलसल तीसरी वनडे सीरीज़ जीतने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम के पिच रिवायती तौर पर स्पिनर्स के लिए मददगार समझी जाती है, ताहम कोचेस के मुताबिक इस बार पिच कुछ बेहतर नज़र आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी आखिरी होम वनडे सीरीज़ 3-0 से जीती थी, जिसके बायस इस सीरीज़ में भी सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 नए खिलाड़ियों को डेब्यू कराने का फैसला किया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 7 इनिंग में 383 रन 2 सेंचुरी की मदद से बनाने वाले साहबजादा फरहान को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है और अब वो वनडे टीम में बतौर ओपनर खेलेंगे। इसके साथ साथ 28 लिस्ट ए मैचों का तजुर्बा रखने वाले बैटिंग ऑलराउंडर मां सदाकत भी अपना वनडे डेब्यू करेंगे और बाएं हाथ से इनिंग का आगाज़ करने वाले शामिल हुसैन भी ग्रीन कैप हासिल करने में कामयाब रहेंगे। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सीरीज़ में 3 खिलाड़ी अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे। मां सदाकत बतौर ओपनर इनिंग का आगाज़ करेंगे, जबकि शामिल हुसैन 1 डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करेंगे। उनके साथ साहबजादा फरहान भी डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने मजीद कहा कि प्लेइंग 11 का फैसला टीम कॉम्बिनेशन और पिच की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। स्क्वाड में शामिल ज़्यादातर खिलाड़ी लिस्ट ए क्रिकेट और पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जबकि मां सदाकत और साहबजादा फरहान जैसे चंद खिलाड़ी बांग्लादेश में खेलने का तजुर्बा भी रखते हैं। Yeah, there will be like 3 debuts, of course. Safzada will be he's a top performer in T20 and in one days, and also in List A cricket for Pakistan. He did well. There will be Maaz Sadakat will be open and Shamil Hussain will be 1 down. So there will be a 3 debut team, and I hope they will play their own game and show their skills. So we also as a team very excited to see them and play there for Pakistan, and not just for one series and for future as well. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद सिलेक्शन कमेटी ने 7 खिलाड़ियों को वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया है, जिनमें बाबर आजम, साइम अयूब समेत दीगर क्रिकेटर शामिल हैं। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इन्हीं खिलाड़ियों के ड्रॉप करने की बाज़गश फिर सुनाई दी, जिस पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, इस सीरीज़ के लिए किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि टीम मैनेजमेंट नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की ख्वाहिश रखती है। शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि नौजवान खिलाड़ी ही पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं और टीम इंतज़ामिया आइंदा वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए नई टीम तैयार करने की ख्वाहिश रखती है। Look, no one drop for this series. We just want to give opportunity for our youngsters, and they also are our future. So we want to give opportunity against Bangladesh, and I think when the time is come and they also know their role and what's coming in future for World Cup, we just need to we just need to ready our team for the World Cup, and that's the just opportunity for the youngster and go and show their skills. आईसीसी की मौजूदा वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान 4थी पोजीशन पर बराजमान है और बांग्लादेश का इस फहरिस्त में 10वां नंबर है। दोनों टीमों के दरमियान बाहमी मैचों के नताइज की बात की जाए तो पाकिस्तान को बांग्लादेश पर वाज़ेह सबकत हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान 39 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस खेला जा चुके हैं, जिसमें 34 में पाकिस्तान कामयाब रहा। सिर्फ 5 मैचों में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो आखिरी वनडे सीरीज़ 2015 में खेली थी, वहां पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 3-0 की क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके और उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली गई 4 इनिंग में सिर्फ 91 रन स्कोर किए, जिसके सबब उनकी फॉर्म पर शदीद सवालात उठाए गए।
इसी तनाजुर में अब एक नई बहस जन्म ले रही है। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम मैनेजमेंट की हिदायत पर बाबर आजम ने कुछ अरसे क्रिकेट से आराम करने का फैसला किया है और वो जारी नेशनल T20 कप में लाहौर वाइट्स की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। बताया गया है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें यह टूर्नामेंट खेलने की हिदायत नहीं दी, जबकि बाबर आजम ने लाहौर वाइट्स को अपनी अदम दस्तयाबी से भी आगाह कर दिया है। दिलचस्प और कदर मुतनाज़ा पहलू यह है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए ड्रॉप होने वाले तकरीबन तमाम खिलाड़ी नेशनल T20 कप में शामिल हैं। ताहम अपनी फॉर्म और रिदम बेहतर बनाने के हवाले से बाबर आजम इस टूर्नामेंट से ब्रेक ले रहे हैं। यही वो सवाल है जो क्रिकेट हलकों में ज़ेर बहस है कि अगर दीगर खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट के ज़रिए ख़ुद को साबित करने का मौका दिया जा रहा है तो फिर बाबर आजम को इस अमल से अलग क्यों रखा जा रहा है? क्या टीम मैनेजमेंट के मुस्तकबिल के मंसूबों में उनका किरदार पहले जैसा वाज़ेह नहीं रहा? ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने इस दौरान इंफरादी तौर पर कोचेस के साथ नेट्स में ट्रेनिंग शुरू कर दी है और उनकी तवज्जो आइंदा पाकिस्तान सुपर लीग पर मरकूज़ है, जहां वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इनिंग का आगाज़ करेंगे। इत्तलात ये भी हैं कि बाबर आजम अपनी पुरानी बैटिंग टेक्निक को बहाल करने पर काम कर रहे हैं। ताहम साबिक क्रिकेटर्स के मुताबिक सिर्फ नेट्स में ट्रेनिंग के साथ आप फॉर्म वापस नहीं ला सकते, ये आसान नहीं होता। असल बेहतरी मुकाबला जाती मुकाबलों में खेल कर आती है, जहां दबाव, मुख्तलिफ बॉलर्स और मैच की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कई साबिक क्रिकेटर्स के नज़दीक अगर बाबर आजम वाकई अपनी टेक्निक बेहतर करना चाहते हैं तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा मैच खेल कर रिदम हासिल करना होगा, क्योंकि नेट्स की प्रैक्टिस और हकीकी मैच के दबाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ करता है। इस मामले पर बात करते हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब के साथ। इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, पहले ये इत्तला आई कि नेशनल T20 कप बाबर आजम नहीं खेल रहे, फिर उन्हें लाहौर वाइट्स की टीम में शामिल कर लिया गया और अब ये खबर सामने आई है कि टीम मैनेजमेंट की हिदायत पर उन्हें नेशनल T20 से आराम करने के लिए कह दिया गया है और वो नेट पर अपनी टेक्निक बेहतर करेंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम सूरत हाल पर? बाबर आजम का T20 अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विलिंग है इसको फ्यूचर में T20 खिलाने के लिए तो ज़रूर खेलना चाहिए, और अगर तो इसका फ्यूचर नहीं है T20 के लिए तो फिर इसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अभी वर्ल्ड कप खेल के आए और उसके बाद फौरन ही आपका T20 है, ये उसके बाद PSL है। मेरे ख्याल से वेट करें, अगर वो नहीं खेल रहा है या लाहौर नहीं खिला रहा तो PSL का वेट करेंगे। PSL में तो खेल लेगा, जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। और यहाँ पे PCB जोर लगा सकती थी क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को PCB बोल सकती है कि आप ये टूर्नामेंट खेले। मेरे ख्याल से ये बात हम PCB पे छोड़ देते हैं कि आया उन्होंने बाबर आजम से कोई बात की कि खेलना है नहीं खेलना, और ये पूरा PCB का मामला है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अगर नहीं खेलेगा तो PCB उसको बोल सकता है खेले या ना खेले। खेले तो शौक पूरा करे अपना, अच्छा है, क्रिकेट खेलना तो जरूरी है। और अगर नहीं भी खेलता तो 15 दिन के बाद PSL स्टार्ट हो रहा है तो उसमें वो खेलेंगे। ये थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़। उधर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद अब बाबर आजम के नेशनल T20 खेलने पर क्या तबसरा करते हैं? हमने उनसे रब्ता किया है। किसी खिलाड़ी का डोमेस्टिक ना खेलने का ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अगर टीम मैनेजमेंट ने ऐसा मशवरा दिया है तो PCB को इस पर अमल दरामद नहीं कराना चाहिए था? अहमद भाई, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, नहीं तो आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन बेसिकली। जितना हमने देखा है, मेरे 8 कमबैक हैं, तो जब भी ऊपर से प्रॉब्लम होती है तो इंसान डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अपनी बेसिक्स पे काम करता है, प्रेशर से बाहर जाता है, वहाँ पे फेलियर से सीखता है, ठीक है, थोड़ा ग्राउंडेड होता है, एक्सेप्टेंस आती है, गलतियाँ करता है, उस गलतियों के साथ साथ ही कोचेस पे काम होता है, आप मैच के अंदर ही बेहतर होते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि इतना क्यों दिल पे ले लिया है इन्होंने डोमेस्टिक खेलने को, कि वो डोमेस्टिक को कुछ समझते ही नहीं है। तो ये तो बेसिकली आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है और ये वीकनेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बाबर आजम का कुछ नहीं है, उन्होंने क्या जबरदस्ती थोड़ी सारी चीजें कर रहे हैं। अगर एक बच्चा नहीं मान रहा है तो ये तो पेरेंट बॉडी का काम है ना, क्रिकेट बोर्ड का काम है कि उसको समझाएं
डोमेस्टिक की वैल्यू का, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक को खुद ही डिग्रेड कर रहे हैं और वैल्यू नहीं दे रहे और इस तरह के डिसीजन सुनने में आ रहे हैं। मुझे नहीं पता बात कितनी सच है कितनी नहीं है कि मैनेजमेंट ने उनको आराम का बोला है, लेकिन मेरे ख्याल से ना सिर्फ बाबर आजम के लिए, तमाम प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं और इतने लंबे अरसे के लिए होते हैं, उनका एक ही चारा होता है वापस आने का, वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अपनी डोमेस्टिक को जो है ना वो डिग्रेड कर रहा है, उसको वैल्यू नहीं दे रहा। सैड स्टेट। बहुत शुक्रिया। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। और बाबर आजम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में होने वाले डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में लाहौर की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, इस पर राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद की आपने राय सुनी। उधर ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का अख्ताम भारत की फतह के साथ हो चुका है। तमाम टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी बदस्तूर तनकीद की जद में है। खासतौर पर 15 फरवरी को कोलंबो में रवायती हरी भारत के हाथों 61 रन की शिकस्त ने कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर मज़ीद सवालात खड़े कर दिए थे। ज़राए का कहना है कि शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी कि मैच खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों पर नाक़िस कारकर्दगी के सबब फ़ीकस 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाए। ताहम इंतहाई मोतबर ज़राए का कहना है कि ताहाल इस तजवीज़ पर अमली तौर पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया और मामला फ़िलहाल ज़ेर गौर है। बोर्ड के अंदरूनी हलकों के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी से खासे नाखुश हैं और मुस्तकबिल में डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस के हवाले से सख्त इक़दाम करने का इरादा रखते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि बोर्ड खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करता है, इसलिए मैदान में नताइज भी इसी मयार के होने चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया अरसे में खिलाड़ियों को माली और पेशेवराना मौक़े फराहम करने के लिए कई इक़दाम किए। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली मरतबा ऑक्शन निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया, जिसके नतीजे में कई खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में फ्रेंचाइजीज़ ने ख़रीदा। इसके बावजूद आलमी मुकाबलों में टीम की कारकर्दगी मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार दिखाई दे रही है, जिसने बोर्ड को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी पर मजबूर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्तक़बिल में खिलाड़ियों को दी जाने वाली मराहत और माली फ़वाइद को बराह रास्त उनकी कारकर्दगी से मशरूत करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। यानी उम्दा कारकर्दगी की सूरत में मराहत बरकरार रहेंगी, जबकि मुसलसल ख़राब कारकर्दगी की सूरत में मुआवज़ों और सहूलियात में कमी का इम्कान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी टीम के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालाना करोड़ों रुपए के मुआहिदों और मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करता है। ताहम अब इशारे मिल रहे हैं कि मुस्तक़बिल में सिर्फ नाम या माजी की शोहरत नहीं, बल्कि मैदान में हकीकी कारकर्दगी ही खिलाड़ियों के माली और पेशेवराना मुस्तक़बिल का तयन करेगी। नाकामी की सूरत में खिलाड़ियों को न सिर्फ जवाबदेह होना पड़ेगा, बल्कि मराहत में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब कुछ बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के सेक्रेटेरिएट में नेशनल एजुकेशन हॉकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम इजलास के हवाले से, जिसमें तालीमी निज़ाम के ज़रिए पाकिस्तान के कौमी खेल की बहाली और फ़रोग़ के लिए कौमी हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास की मुश्तरका सदारत डॉक्टर ग़ुलाम अली मल्ला और मोइनुद्दीन अहमद वानी ने की। इजलास में मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स के डायरेक्टर्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नुमाइंदों और साबिक़ ओलंपियन हसन सरदार, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी और ख्वाजा जुनैद ने शिरकत की। इजलास के दौरान स्कूलों और तालीमी बोर्ड के ज़रिए हॉकी के फ़रोग़ के लिए IBCC PHF स्कूल एंड इंटर बोर्ड हॉकी रिवाइवल प्रोग्राम 2026 से 2029 पेश किया गया, जिसका मकसद तालीमी इदारों से कौमी सतह तक हॉकी टैलेंट को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लाना है। इस प्रोग्राम के तहत स्कूल सतह पर हॉकी के फ़रोग़, इंटर बोर्ड मुकाबलों के इनेकाद और नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इजलास के शुरका ने इस मनसूबे को खुशाइंद करार देते हुए इस अज़्म का इज़हार किया कि तालीमी इदारों और खेल के इदारों के बाहमी ताउन से पाकिस्तान में हॉकी के सुनहरे दौर को दोबारा बहाल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएँ। इस मकसद के लिए साबिक़ ओलंपियंस की शमूलियत से एक मुश्तरका स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की ट्रॉफ़ी की तकरीब रोनुमाई के हवाले से, जो आज नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक़्क़िद हो रही है, जिसके साथ ही टूर्नामेंट की सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। इस मौके पर लीग के शेड्यूल की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई तक होगा, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 44 मैचेस मुनक़्क़िद होंगे। इस सीज़न की ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा 8 टीमें लीग में शिरकत कर रही हैं, जिनमें 2 नई फ्रेंचाइजीज़ हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी लेग में शामिल होंगी। लीग मरहले में हर टीम 10 मैचेस खेलेगी, जबकि प्ले ऑफ मरहला 28 अप्रैल से शुरू होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के मुकाबले मुल्क के 6 मुख्तलिफ शहरों में मुनक़्क़िद होंगे।
इस बार इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद और इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर पहली मरतबा लीग के मुकाबलों की मेज़बानी करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक क्वालिफाइड समेत 11 मुकाबले मुनक़िद होंगे, जबकि गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 15 मैचों का मेज़बान होगा। फैसलाबाद में पहली बार 7 मैचेस मुनक़िद होंगे, जबकि पेशावर का इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम भी पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। इस तरह मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 4 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें मुल्तान सुल्तान एक्शन में दिखाई देगी, जबकि कराची के नेशनल स्टेडियम में 6 मैचेस शेड्यूल किए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के दौरान शायकीन क्रिकेट को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 12 डबल हेडर्स भी मुनक़िद होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 और ट्रॉफ़ी की रोनुमाई और दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर की तैयारियों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर के मैनेजर, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर और ओनर समीन राना साहब। खुशामदीद कहते हैं समीन आपको। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 और ओपनिंग मैच होम ग्राउंड पर आप खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं हैदराबाद किंग्स मैन के खिलाफ। जी अस्सलाम वालेकुम या भाई, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बड़ा एक्साइटिंग टाइम है, न्यू एरा है। 10 साल के बाद 2 नई टीमों के एडिशन और उसमें फिर नया एक्साइटमेंट भी काफ़ी सारी है। और पहला ही मैच जो है वो चैंपियन लाहौर कलंदर टीम और न्यू टीम का जो हैदराबाद की उनके साथ होगा। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई थिंक बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। लाहौर का क्राउड हमेशा लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता है, क्रिकेट को सपोर्ट करता है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हाउसफुल होगा इंशाल्लाह। हाउसफुल होगा और उसकी बुनियादी वजह जो एक कनेक्टिविटी है लाहौर की अपने होम क्राउड के साथ, और जो एक आपका बाउंड है अपने कोर टीम के खिलाड़ियों के साथ, उसको ऑक्शन भी मुतासर नहीं कर सका। शाहीन शाह अफरीदी आपके कप्तान, आपके पोस्टर बाय हारिस रऊफ़, फिर फ़खर ज़मान, ये वो 3 प्लेयर थे जिसके बारे में एक आम तासुर यही था कि जनाब शायद लाहौर कलंदर बमुश्किल 2 को रिटेन कर पाएगी। एक नाम और मैं भूल गया, वो ज़िम्बाब्वे T20 टीम के कप्तान सिकंदर रज़ा। जी बिल्कुल, ये वही ऑक्शन में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऑब्वियसली ड्राफ्ट सिस्टम में तो हम रिटेंशन भी ज़्यादा होती थी और वी वर एबल टू मैनेज फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट ऑक्शन में ये चैलेंज था, डेफिनेटली था। और हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि जो अपनी कोर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये हमारी लर्निंग है। क्योंकि पहले 5 साल जो लाहौर कलंदर ने स्ट्रगल की, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पास हमारी कोर नहीं थी। और जब हमने एक एक करके एक हीरा चुन के अपनी कोर को डेवलप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से ये बात कहता हूँ कि लाहौर ने इधर उधर से प्लेयर नहीं चुराए, उन्होंने अपने प्लेयर बनाए। और वो कोर जो है फिर उसी कोर की ही बदौलत, उसी टीम बॉन्डिंग की ही बदौलत लाहौर को कामयाबियां भी मिली। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने प्रोटेक्ट करना है उस कोर को, उन प्लेयर्स को जिन्होंने लाहौर को इतनी फतूहात दिलाई हैं और इतनी एक हमारा एक जो बॉन्ड बना हुआ है, हमारा जो कल्चर है, जिस तरह से हम एक फैमिली की तरह ऑपरेट करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ऑक्शन में ये चैलेंज ज़रूर था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हमने बहुत खुश उसलूबी के साथ जो अपनी कोर थी उसको प्रोटेक्ट किया। और आप ये देखें कि नॉर्मली 8 प्लेयर रिटेंशन होती थी, जिसमें आप 8 प्लेयर रख लेते थे। तो इस दफ़ा हम ऑक्शन के बावजूद अपने 7 प्लेयर जो हैं पुराने पिछले साल वाले दोबारा लेने में कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल में ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दैट्स वंडरफुल समीन। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की तरफ मैं आपको लेकर आऊँ, पहली मरतबा ऑक्शन इसमें हुआ, ड्राफ्ट जो था वो नहीं हुआ, तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि क्या बुनियादी फ़र्क था और टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से ऑक्शन कितना इम्पोर्टेंट था, और टीमों की जो कॉम्बिनेशन है ड्राफ्ट उसके लिए कितना अच्छा था, और ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उस पर इसके क्या असरात होंगे?
देखिए ऑब्वियसली ड्राफ्ट का तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था जिसमें बाय डिफॉल्ट ही ऑलमोस्ट जो थी वो टीमें जो है वो स्ट्रांग बन जाती थी सारी, क्योंकि आपकी टर्न्स है, आपको एक प्लेयर नहीं मिलेगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा मिल जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। जहाँ पे ऑक्शन की बात है वहाँ पे आपको काफी सारी प्लानिंग के बावजूद भी ऑक्शन टेबल के ऊपर बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है और आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ऑलवेज रिकॉल करते रहें, अपने ज़हन में रखें कि आपको क्लैरिटी के साथ जाना पड़ता है ऑक्शन में। अगर आपको कहीं क्लैरिटी नहीं होगी या आप कहीं पे डाउटफुल होगे तो ऑक्शन में आप डेफिनेटली गलती करोगे, क्योंकि देखिए जो नंबर आ रहे होते हैं, जो प्लेयर्स आ रहे होते हैं, उसका सीक्वेंस जो होता है वो ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको उसी वक्त राइट देन एंड देयर डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर ऐसा है जिसको आप सोच रहे हैं कि मैं शायद रखूं शायद ना रखूं, और अब उसका नंबर आ गया, अब वहां पे आपके पास ये चॉइस है कि आपको उसी वक्त फैसला करना है। तो एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी था, बट मेरी जो हमारी जो प्लानिंग थी हमारी टीम की, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस प्लानिंग पे 100% पूरा उतरे और जो जो हमने टारगेट किया था, ऑब्वियसली एक पूरा प्लान होता है जिसमें आप कोशिश करते हैं कि आप मैक्सिमम लोगों को ले सकें, वो हमने अचीव किया। तो उस लिहाज से मुझे बड़ी खुशी है। ऑक्शन के अंदर आई थिंक ये चैलेंज अब सामने आएगा आने वाले दिनों में, टूर्नामेंट में आप देखेंगे क्या सारी टीमें बैलेंस बनी, ये तो टाइम ही बताएगा। पेपर पे तो लगता है कि सबकी टीम बहुत अच्छी है, बट आई थिंक टूर्नामेंट के अंदर जाके जब मैचेस शुरू होंगे तो फिर वो जो खामियां और खूबियां हैं वो खुल के सामने आएंगी। समीर नाना साहब, आप बहुत काम कूल रहते हैं, लेकिन आज कुछ बदले बदले से आप नज़र आ रहे हैं। आप कुछ ऐसा लग रहा है गुस्से में भी हैं, कुछ पैगाम भी देना चाहते हैं अपने मुखालिफिन को, क्या ऐसा ही है या ये मेरी सोच है? नहीं नहीं यार नहीं नहीं यार भाई, गुस्से में तो बिल्कुल नहीं हूँ। आपको पता है कलंदर गुस्सा करते नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा उस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं बताना चाह रहा था कि ऑक्शन वर्सेस ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो बड़ी काफी डिबेट भी रही, काफी पॉइंट ऑफ व्यूज भी सामने आया, और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि हमें वो चीज करनी चाहिए जो लीग के लिए बेहतर है। नो डाउट मुझे पर्सनली ऑक्शन में तो बहुत मजा आया और जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो मैंने बहुत अच्छी तरह अचीव किए। अब सवाल ये है कि क्या बाकी टीमें जो हैं वो बैलेंस बनी है? मेरे ख्याल में तो ड्राफ्ट के अंदर ये खूबसूरती थी कि टीमें बैलेंस होती थी, लेकिन एक नई चीज है, एक नया हमने एक तजर्बा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तजर्बा अच्छा साबित हो, बट अगेन इट्स प्रीमेच्योर टू से कि ये अच्छा होगा या गलत होगा। ये टूर्नामेंट की जो मैचेस की क्वालिटी है ये आपको बताएगी कि वो कैसा था। चलें, ये बात तो मैं आपकी मान लेता हूँ, लेकिन लाहौर कलंदर के बारे में एक आम राय जो कि ऑक्शन के बाद लोगों की थी, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि लोगों ने कहा कि एक वफ़ादारी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, ये लाहौर कलंदर से सीखना चाहिए। उन्होंने अपनी कोर के लिए शाहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रज़ा, फ़खर ज़मान, हारिस रऊफ़ को रिटेन करने के लिए अपना वॉलेट खाली कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है और हमें इस बात में बहुत क्लैरिटी थी। हमें कभी भी डाउट नहीं था कि हमने किन प्लेयर्स के पीछे जाना है और हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है और वो डिजर्व भी करते हैं। देखें, आप प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर फ़खर ज़मान की बात करते हैं, फ़खर वो प्लेयर है जिन्होंने लाहौर के लिए 9 सीज़न खेले हैं और 9 में से मेरा ख्याल में मैक्सिमम सीज़न में हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स उन्होंने ही स्कोर किए हैं। जितनी भी लाहौर को कामयाबियां मिली, 3 ट्रॉफीज जो मिली, उसमें फ़खर के बगैर तो वो कामयाबियां तकरीबन नामुकम्मल है। तो इसलिए एक बड़ा क्लैरिटी के साथ प्लान था और जिस तरह के फ़खर प्लेयर हैं, जब हम आप देखें यार भाई, जब हम ऑक्शन की प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने ये नहीं किया था कि जज्बात की रो में बैठ के तो बस मैं सिर्फ वो नाम सेलेक्ट करूं जिनके साथ मैंने काम किया। हमने हर प्लेयर को ड्रॉप करके उसके अल्टरनेटिव क्रिएट करके उसके ऊपर टीमें बना के देखा। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर पूरे ऑक्शन में कोई नहीं था, चाहे लोकल चाहे फॉरेन की बात करें। जो क्वालिटी जो खसूसियत फ़खर ज़मान की है वो पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी मुल्क में वो उस तरह उनकी तरह का बैट्समैन, तो उसमें बहुत क्लैरिटी। इसी तरह हारिस रऊफ जो मिडिल ओवर्स में लाहौर कलंदर के लिए उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, लोग अक्सर उनको जज करते हैं कि जी उन्होंने इतनी इकोनॉमी के साथ स्कोर कर लिया, दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट आप ये देखें कि मिडिल ओवर मोस्ट क्रूशियल ओवर्स होते हैं किसी भी T20 गेम के अंदर, और उसमें जो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज है वो शायद 1 या 2 विकेट
स्टैट में नजर नहीं आएंगी आपको, लेकिन उसका जब इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि मैं तो टीम के साथ 10 साल से हूँ और हर मैच में बैठा देख ही रहा होता हूँ, एनालाइज भी कर रहा होता हूँ, उसके बाद भी करता हूँ, तो हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ पता है कि हारिस रऊफ जो है इस टीम में क्या वैल्यू एडिशन करते हैं। तो ये दोनों पिक्स जो थी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल थी और इसके लिए वाकई हम अपना पूरा पर्स भी खाली करने को तैयार थे। अच्छा ज़मीन, अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करूं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब टूर्नामेंट के ऑफ होने जाएगा, मैदान में टीमें उतरेंगी, तब कौन कितने पानी में है इस बात का अंदाज़ा तो परफॉर्मेंस ही देगी। लेकिन एक सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि अगर आपकी मैं लाइनअप को देखूं तो आपके पास फ़खर ज़मान है, मोहम्मद नईम है, अब्दुल्ला शफीक हैं, उसके साथ हुसैन तलत आपके पास हैं, सिकंदर रज़ा आपके पास हैं। बॉलिंग की तरफ अगर मैं आता हूं तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ आपने बांग्लादेश के मुस्तफ़िज़ुर रहमान का इंतखाब किया है डायरेक्ट साइनिंग में। तो जब इतनी तगड़ी आपकी बॉलिंग लाइनअप थी तो एक बॉलर की तरफ, वो भी फास्ट बॉलर की तरफ जाने की कोई ख़ास वजह? देखिए, ऑब्वियसली जब आप टीमों का कॉम्बिनेशन बना रहे होते हो तो उसमें क्रिटिकल एलिमेंट होता है इमर्जिंग। हमने हमेशा लाहौर कलंदर ने इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट सीजन जहां पे हमने नईम को एज एन इमर्जिंग बैटर खिलाया था। इस दफा ऑब्वियसली हमारे पास इमर्जिंग बैटर में उस तरह की चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी जिस तरह की नईम की चॉइस हमारे पास लास्ट ईयर थी, तो हमने यही फैसला किया कि हम इमर्जिंग में बॉलर के ऊपर जाएंगे। और उबैद शाह जैसी क्वालिटी का बॉलर अगर आपको इमर्जिंग में मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी टीम के लिए खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि पिछला सीजन अगर आप देखें तो जितने भी टीम के मैचेस हुए थे उसमें जो मोस्ट इम्प्रेसिव बॉलर थे वो उबैद शाह ही थे। क्योंकि जब हमारे उनके साथ मैच होते थे तो मुझे याद है कि हम प्लान करते थे तो उबैद वाज ऑलवेज अ थ्रेट। इवन प्लेयर ऑफ मिचेल कैलिबर्स जो है उसको भी उन्होंने तंग किया। उनके जो स्लोअर वंस हैं, उनके जो बाउंसर्स हैं, जो उनकी इमैक्युलेट लाइन एंड लेंथ है, अभी भी आप देखिए नेशनल टी20 में भी उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है। तो एक टीम कॉम्बिनेशन में उस जैसी क्वालिटी का बॉलर आपको मिलना जो है वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस था। तो इसलिए हम उबैद शाह की तरफ भी गए। और जब आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे होते हैं कोई जिसमें आपने 30 दिनों में 10 मैचेस खेलने हैं, और फास्ट बॉलर एक ऐसी कमोडिटी है जो किसी भी वक्त किसी भी निगल की वजह से इंजरी का शिकार हो सकते हैं, तो आपको अपनी कवरेज रखनी होती है। इवन आप पिछले सालों में भी देखें तो हम 5 से 6 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, हालांकि खेलते तो 2 या 3 ही है या मैक्सिमम 4 खेल लेंगे, लेकिन आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फास्ट बॉलर्स एक ऐसा आर्ट है जो किसी भी वक्त जो है वो अटैकिंग ऑप्शन है, वो गेम का नक्शा कभी भी बदल सकता है अलॉन्ग विद द लेग स्पिनर। तो उसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए हमने उबैद की तरफ गए, क्योंकि उस क्वालिटी का बॉलर अगेन पूरे ड्राफ्ट में एज एन इमर्जिंग अवेलेबल नहीं था। अच्छा, ओवरऑल अगर आपके स्क्वाड को हम देखते हैं, अगर निगाह डालते हैं उसके ऊपर, तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है कि ऑक्शन से पहले आपने जो अपनी शीट थी स्क्वाड की उसके ऊपर बहुत होमवर्क किया हुआ था। ख़ास तौर पर जो आपकी सबसे सरप्राइज़ पिक है वो उसामा मीर की है, क्योंकि माजी में आपके साथ बांग्लादेश के रशाद हुसैन जो हैं वो इस गैप को फिल करते रहे हैं। अफ़गानिस्तान के सिकंदर रज़ा आपके लिए बड़े वैल्यू ऐड करते रहे हैं। तो क्या आपको लगता था कि एक लेग स्पिनर ही कलंदर जो है वो मिस कर रही है, इसलिए आप उसामा मीर की तरफ गए? बिल्कुल, यही भाई, किसी भी आप टीम को उठा के देखें T20 के अंदर फॉर्मेट में लेग स्पिनर इज ऑलवेज एन अटैकिंग ऑप्शन। और आपको हम लोग कलंदर में कोशिश ये करते हैं कि हम अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। अगर हम 150 या 160 भी रन करते हैं, 140 भी करते हैं, तो हमारा हमेशा से बिलीव होता है कि हम दूसरी टीम को इससे कम पे आउट करें। हम रन बचाने की बजाय विकेटें लेने पर ज्यादा बिलीव करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में लेग स्पिनर जो है एक आपकी बहुत अटैकिंग ऑप्शन है। हमारे बहुत सारे सालों में हमें राशिद खान जैसी क्वालिटी अवेलेबल रही, फिर उसके बाद रिशद हुसैन जो लास्ट सीजन हमारे साथ मिले और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे याद है जब रिशद को पिक किया था तो बहुत सारे लोग सरप्राइज भी हुए थे, लेकिन इस दफा मुझे अंदाजा था कि चूंकि रिशद की परफॉर्मेंस पिछले साल अच्छी रही थी और ऑप्शन में हर टीम के पास ऑप्शन है कि वो बिड कर सके, तो मुझे अंदाजा था कि मैंने बजट भी मैनेज करना है और देखना भी है कि कौन सा प्लेयर आ सकता है।
तो दूसरा उसमें फिर एक और एंगल भी आप देखते हैं कि अगर आपने मुस्तफीज एक फॉरेन बॉलर ले लिया है तो अब आपके पास फॉरेन प्लेयर्स तो 4 ही खेलने हैं, अगर आप 2 बॉलर खिलाएंगे तो बैटिंग में आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेंगे। तो मेरे लिए आइडियल सिनेरियो था कि अगर मुझे उसामा मीर जो है वो लेग स्पिन ऑप्शन पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मिल जाए। तो सच्ची बात बताऊं, मैं आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि उस पे कराची ने बिडिंग बहुत ज्यादा नहीं की, क्योंकि मैं तो इससे ज्यादा बजट लेके बैठा हुआ था उसामा के लिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसामा मुझे शायद ना मिले और उसका बैकअप भी खैर तैयार था, लेकिन लकीली कराची ने उसके बाद बिड नहीं किया लाहौर के लिए। लक थी कि हमें वो उसामा उस प्राइस पे मिल गए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव उसामा, और वो एक ऐसी ऑप्शन है जो कि अगेन अटैकिंग माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है बॉलिंग में। अच्छा समीर राणा साहब, ये तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, ऑक्शन के हवाले से हमने बातें कर ली, और अब आपकी मौजूदगी का मैं थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, ख़ास तौर पर आप टीम के कोच की हैसियत से भी अब खिदमत अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैनेजर की हैसियत से तो हमने आपको देखा ही, टीम किस तरह बनाते हैं वो तो हमने देखा ही, और उसके बाद पहले 6 साल में कलंदर बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दी, और आखिरी 4 साल में लाहौर कलंदर जो है वो 3 बार चैम्पियन बनी। तो मुझे ये बताइए, ये जो आप टीम के डग आउट में तो नहीं आते, ड्रेसिंग रूम में ही बैठते हैं, लेकिन जिस तरह आप अपने कोचिंग स्टाफ को मैनेज करते हैं, और लास्ट सीज़न में तो आपका कोई कोच ही नहीं था, आप ही ये जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई कोच की ज़रूरत नहीं होती? यार भाई 10 साल ऑब्वियसली मुझे हो गए हैं पीएसएल में, और 10 साल से ही मैं ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हूँ, और शुरू से ही बहुत सारे कोचेस के साथ काम किया, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ काम किया, और ऑब्वियसली जब आप काम करते हैं तो आपको सीखने का भी मौका मिलता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि 7वें सीजन में भी जब हम पहली दफा ट्रॉफी जीते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आकिब भाई लास्ट 3 मैचेस में, क्वालिफायर में, एलिमिनेटर में और फाइनल्स में, वो तो कोविड में थे, वो तो अवेलेबल नहीं थे, तो वहां पे भी मुझे ही मैनेज करना पड़ा। और पिछले साल अगेन वॉर की वजह से जो हमारे हेड कोच थे वो नहीं थे, तो लास्ट 4-5 गेम्स में मुझे ही मैनेज करना पड़ा। लेकिन इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, मेरे साथ पूरी टीम होती है, जिस तरह रियाज भाई हैं, अमजद हैं, काशिफ हैं, सिद्दीक हैं, ये 4 हमारे ऐसे कोचेज हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे काफी काम कर चुके हैं और सारा साल हमारे साथ एंगेज होते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो एज ए टीम वर्क काम होता है। ऑब्वियसली एक मैं होता हूँ, शहीन होते हैं, या हमारे कोचेज हैं, हम सारे मिल के फैसला करते हैं, और एक अच्छी हमारी केमिस्ट्री बनी हुई है, एक बॉन्डिंग बनी हुई है, वो रिस्पेक्ट ईच अदर डिसीजन, ईच अदर की जो ओपिनियन है उसको साथ लेके चला जाता है। इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। देखिए कोचिंग जो है, अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, तो कोचिंग से बहुत ज्यादा ना मैन मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि आप 30 दिनों में कोई कोचिंग नहीं कर सकते। तो और फिर जब आप प्लेयर ले रहे हैं 8-8 करोड़ रुपए के हो, और आप एक कोच को लाए कि उसको 8 करोड़ वाले प्लेयर को वो सिखाए, तो फिर मेरा ख्याल में ये भी, क्योंकि जिन प्लेयर्स को आप इतने पैसे दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, आपको उनको मैन मैनेज करनी होती है, उनको कंफर्ट देना होता है, उनको एनवायरनमेंट देनी होती है, उनको मेंटल क्लैरिटी देनी होती है, उनकी जो स्ट्रेसेस हैं उसको एड्रेस करना होता है। उसमें आपको हार्डकोर कोचिंग क्रिकेट स्किल्स से ज्यादा आपको पीपल मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है, जो कि आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपने काम किया हो तो आपके पास काफी सारी, इट्स लाइक मैनेजिंग एनी अदर टीम, बट जहां पे आपको क्रिकेटिंग रिलेटेड मैटर्स या स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आपके पास टेक्निकल कोचेस अवेलेबल हैं, और हमारे पास भी हैं। अच्छा समीर राणा साहब, एक बहुत ही अहम सवाल, और ये गुफ्तगू जो है वो हमारे तज्ज़ियाकार, क्रिकेट एक्सपर्ट अमूमन हमें करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम तो है, लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज़ हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुदाखलत कर रही हैं। वो चाहती हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक बिगाड़ की तरफ जा रही है। ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो बैनुल अक़वामी सतह पर परफॉर्मेंस में डिक्लाइन है, उसकी एक बुनियादी वजह ये फ्रेंचाइजीज़ भी हैं जो कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करती हैं। क्या ये बात ठीक है? नहीं, मैं भी ये बात सुनता रहता हूँ, और अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के, क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई हकीकत नहीं सिर्फ है। यही बातें सुन के अफसोस होता है, और बहुत सी बातें भी सुन के अफसोस होता है।
काफी सारे रवैये देख के भी अफसोस होता है, कैसे काफी सारे लोगों को जब टेबल के इस तरफ बैठे होते हैं उस वक्त क्या बातें करते हैं, और जब टेबल के उस तरफ बैठ जाते हैं तो क्या बातें करते हैं, वो भी सुन के अफसोस होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल के ही अभी टीवी पे ताजा ताजा बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉब्लम को आप सही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो सोल्यूशन भी आपको कभी नहीं मिलेगा। ये आजकल बज़वर्ड हो गया कि हमें ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की आदत है शायद, कि जी फ्रेंचाइज ने ये कर दिया। फ्रेंचाइज के पास अगर इतनी पावर हो तो सर वो अपना सबसे पहले तो फाइनेंशियल मॉडल ठीक करे। अगर फ्रेंचाइज इतनी ही पावरफुल है कि वो टीम की सिलेक्शनें करवा सकती है, तो हमारी तो हर वक्त बोर्ड के साथ मसला रहता है कि यार हमारी इन चीजों पे हमें अकोमोडेट कर दें, इन चीजों पे। तो ऐसी बात बिल्कुल हरगिज नहीं है कि फ्रेंचाइज का। आप मुझे बताएं कि मेरा फॉर एग्जाम्पल क्या ताल्लुक है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के साथ, और किस तरह से मैं मोहसिन नकवी साहब को या हमारे जो चीफ सेलेक्टर खैर अभी कोई नहीं है, हाँ लोग ये लिंक डेवलप करते हैं कि चूंकि आकिब जावेद ने 8 साल लाहौर कलंदर के साथ काम किया, लिहाजा आकिब जावेद जो है वो चूंकि वो कलंदर के साथ। तो काम तो आप बहुत सारे इदारों में करते हैं। अगर आप एक इदारे में काम करके दूसरे इदारे में चले जाते हैं तो क्या हर वक्त आप उसी इदारे की बात करते रहेंगे? तो ये बड़ा ही नैरो और बहुत ही सतही व्यू है। आई थिंक इसमें पॉपुलैरिटी शायद आपको मिल जाती है, आपको व्यूज मिल जाते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जनरेट हो जाती है। बट रियलिटी ये है कि जब से आकिब भाई ने लाहौर कलंदर छोड़ी है, मेरी हार्डली उनसे 2 मुलाकातें हुई और कभी फोन पे भी बात नहीं हुई, और ना मैंने कभी उनसे क्रिकेट डिस्कस किया। वो ऑब्वियसली आकिब जावेद मेरे से क्रिकेट तो नहीं डिस्कस करेंगे या फ्रेंचाइज से तो नहीं पूछ के डिसीजन करेंगे, वो उनका अपना डोमेन है और उनको किसी को प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट में मेरा ख्याल में 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जो पार्टिसिपेशन की और उसके बाद जो उनकी खिदमत है वो सबके सामने। आप चले उनको छोड़ दें या कोई और भी कोच किसी के साथ अगर अटैच होते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो सारी जिंदगी के लिए उस फ्रेंचाइज को फेवर करेगा। आई थिंक ये एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, इसमें शायद लोगों को मजा भी आता है कि कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि जब हार होती है ना तो उसका गुस्सा होता है। वो गुस्से को चैनलाइज आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में चैनलाइज करेंगे तो यही होता रहेगा, इंप्रूवमेंट कोई नहीं आएगी। अगर आप सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे ही तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं समीर राणा साहब ये सोल्यूशन तो आपने दे दिया है, सवाल का जवाब। अब इस सवाल के जवाब में से मज़ीद कहीं गुत्थियां जो हैं वो उलझ ना जाए। लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। लाहौर कलंदर की जो स्क्वाड है उस पर आप किस हद तक मुतमईन हैं, ये हमने आपकी ज़बानी जाना। ये थे जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के ओनर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजर समीर राणा, लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।